नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अफगानिस्तान से और भी बुरी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। एक तो 16 जून का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबानियों ने 22 अफगानी जवानों की निर्मम हत्या की, और वो भी उनके सरेंडर करने के बावजूद, जो जिनेवा संधि का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाता है। और दूसरी घटना, एक पाकिस्तान में एक बस पर अटैक हुआ है, उसे ब्लास्ट करके उड़ाया गया है। उसमें 36 चीनी नागरिक सवार थे, जिनमें से 9 चीनियों की और कुल मिलाकर के 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी कई घटनाएं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि नाटो सेनाएं जिन परिस्थितियों में अफगानिस्तान से हट रही हैं वो सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है, और वहां पर जिस तरह के हालातों में वहां की लेडीज को, दूसरे लोगों को छोड़ करके ये सेनाएं जा रही हैं, इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशंस हैं उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। एक मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, वार सिचुएशंस, काउंटर टेररिज्म, इन सब में महारत हासिल रखने वाले, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेकर के आने वाले, और चाहे घाटी हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, वहां देश को अपनी सेवाएं देने वाले और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल AK श्रीवास साहब। श्रीवास साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम में। मेहरबानी चौधरी साहब। और दूसरे आपके जाने पहचाने चेहरे और POJK के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा करके सतत संघर्ष करने वाले एक सच्चे ट्रू इंडियन डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा मेरे साथ ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं। मिर्जा साहब बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो ये नई घटना हुई है जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए हैं बम ब्लास्ट में, और वो बस हमने देखी है किस तरीके से उड़ाई गई है, ये कितनी गंभीर घटना है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चीन के लिहाज से भी, अफगानिस्तान के लिहाज से भी। और चीन चूंकि आतंकवाद को, इस तरह की गतिविधियों को थोड़ा हल्के में लेता रहा है अब तक, तो ये घटना क्या चीन की आंखें खोलने वाली होगी या पाकिस्तान के लिए कोई सीख है? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, पहले तो अभी जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, आपने ठीक बताया, काफी फ्लूइड है। और जिस प्रकार से तालिबान अभी ज्यादा से ज्यादा इलाका ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, अफगान की जो नेशनल आर्मी है वो भी बड़ी अच्छी तरीके से लड़ रही है। तो ये एक सच्चाई है कि आज की तारीख में अफगान की आर्मी जवाब तो अच्छा दे रही है, मगर तालिबान की जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने करीब करीब 40 से 50% के करीब डिस्ट्रिक्ट जीते हैं। जैसे आपको पता है कि 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है और 34 प्रोविंस है, और इसकी जो बनावट है पॉपुलेशन की वो भी एक बहुत अहम है। उसका भी आगे चल के बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट है। 42% इसके पश्तून हैं और 27% जो हैं इसके ताजिक हैं, 9% उज़्बेक हैं और 8% हजारा। तो सिचुएशन क्या है कि अभी जो जिस प्रकार से अमेरिका और नेटो ट्रूप्स एकदम निकल गए हैं, एक वैक्यूम सी क्रिएट हो गई है। इसका फायदा उठा के जो है ये जो तालिबान, उसने एक स्प्रिंग ऑफेंसिव कर दिया है, और जो पहले भी था। अब जो कि क्योंकि जो बाइडेन ने एक प्रकार से डेडलाइन कर दी है, कंडीशन नहीं लगाई, तो अभी तालिबान बातचीत करने के लिए तो तैयार है नहीं, क्योंकि वो जानता है कि बातचीत से तो कुछ नहीं है। वो जितना जितना इलाका जीत सके उसको जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जो निगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी जब वो एक प्रकार टेबल पे बैठेगा
तालिबान और जैसे अफगान गवर्नमेंट की बातचीत होगी, तो वो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और वो ज्यादा ज्यादा इलाके को जीत रहा है। मगर सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये अभी अमेरिकन ट्रुप्स और नाटो वाले गए, जैसे जॉर्ज बुश की भी स्टेटमेंट है, मुझे लगता नहीं वो प्रिपेयर करके गए। वो एक प्रकार से धीरे धीरे निकलना था, टाइम देना था और यकीन करना था कि जो अफगान की आर्मी है वो वेल प्रिपेयर्ड है ऐसी चीज को फेस करने के लिए। इसमें थोड़ा सा शक लग रहा है जिस प्रकार से तालिबान एक प्रकार हावी होता जा रहा है। एक आपने जो 20 जून के करीब का वो दिखाया है, जून के महीने का, जिस प्रकार से 16 जून का, जिसके अंदर 22 कमांडोज को मार गिराया, तो वो लोगों ने आउट ऑफ एम्यूनिशन हो गए थे और उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बावजूद तालिबान ने उनको गोली से भून दिया। ये एक जिनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है। ये आंखें खोलनी चाहिए पूरी वर्ल्ड बॉडी की, जो कह रहे हैं कि ये चीन तालिबान है, ये वो तालिबान नहीं है जो 1996 से 2001 का था। इसको देख के उनको पता लगना चाहिए कि तालिबान में कोई बदलाव नहीं आया है। वैसी ही ब्रूटैलिटी करेंगे जैसी वो पहले की थी, चाहे वो औरतों के अगेंस्ट है, चाहे वो बच्चों के अगेंस्ट है, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के। तो ये सच्चाई समझनी चाहिए देश, वर्ल्ड की कम्युनिटी। अगर ये हादसा हुआ था तो अमेरिका को सोचना चाहिए था थोड़ा बहुत। मगर मैं आगे चलता हूं, जो बात आपने की कि अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर पाकिस्तान बहुत जोरों से तालिबान का साथ दे रहा है। ये भी खबरें बहुत जोरों से आ रही है कि तालिबान के लिए खैबर पख्तूनख्वा, बाकी बलूचिस्तान और बाकी जो आप पाक एरिया, वहां बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रोपगंडा मशीन कर रहा है DGISPR। और ये जो तालिबान की जीत इतनी बता रहे हैं, इतनी ग्राउंड पे नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। मगर ये पाकिस्तान का एक साइकोलॉजिकल वार है। वो जान के दिखा रहा है कि तालिबान बहुत जीत रहा है और अफगान आर्मी जो है वो कमजोर पड़ गई है। तो वो एक प्रकार से जो साइकोलॉजिकल वार है वो भी पाकिस्तान कर रहा है। कहने का मतलब है पाकिस्तान पूरा इन्वॉल्व है, रावलपिंडी पूरी इन्वॉल्व है, ISI पूरी इन्वॉल्व है, तालिबान के पीछे खड़ी है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब हो क्या रहा है कि जो तारीख तालिबान पाकिस्तान है, जो इंडिपेंडेंट है, जो कि अफगान तालिबान से कनेक्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के विरुद्ध काम करता है। और उसने ये मौका मिला है कि जब सिचुएशन खराब है अफगानिस्तान में भी, तो वो उसका फायदा उठा के उसने ये हादसे किए और पहले भी करता रहा है। अभी एक ऑफिसर और 12 जवानों को मारा जो कि आप पाक एरिया में थे, जो कि एक खैबर पख्तूनख्वा में। आज जो आपने बताया कि एक बस को उड़ा दिया, वो इसका फायदा उठा रहा है। और ऐसा लगता है जो पाकिस्तान है वो आग से खेल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो तालिबान को हेल्प कर रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि अगर ऐसा करेगा तो तारीख तालिबान पाकिस्तान भी मजबूत होता जा रहा है। वो आपके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करेगा इसका ट्रेलर है। आगे में ये बढ़ता जाएगा अगर सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी। और जिस प्रकार से पाकिस्तान हेल्प कर रहा है तालिबान को, तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं। 31 अगस्त के बाद एक जब पूरा अमेरिकन ट्रुप चले जाएंगे और नेटो ट्रुप, तो वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी। तो इसका फायदा तारीख तालिबान पाकिस्तान भी उठाएगा और वो करेगा अटैक्स बलूचिस्तान में भी, आप पाक एरिया में भी, खैबर पख्तूनख्वा में। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी और वो चीन के अगेंस्ट तो है ही, क्योंकि वो समझता है जो चीन है वो एक एक्सप्लॉइटर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के का जो है वो एक डेट ट्रैप है, और चीन जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है रिसोर्सेज बलूचिस्तान के, गिलगित बाल्टिस्तान के। तो ऐसे में सिचुएशन जो है इसको समझ आनी चाहिए पाकिस्तान को, जिस हिसाब से वो तालिबान को एक प्रकार से सहायता कर रहा है, फाइनेंशियली भी, मिलिटरीली भी। ये एक जो है पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए अगेंस्ट है। चौधरी साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। अमजद भाई, मैं आपके पास आता हूं। कई घटनाएं, कई खबरें वहां से लगातार मिल रही हैं जो चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। न केवल अफगानिस्तान सरकार के लिए, चिंता तो चीन की और पाकिस्तान की भी बढ़नी चाहिए। पर जो शिवाज साहब ने बताया है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उनकी मदद में लगा हुआ है।
किसी भी तरीके से वो वहां अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहता है और तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करे, इसके लिए वो लगा हुआ है। एक खबर अभी आ रही है कि तालिबान ने पाकिस्तान सीमा पर लगाया अपना झंडा, और ये जो जगह है वो स्पिन बोल्डक करके है। ये अफगान शहर है स्पिन बोल्डक, और पाकिस्तान का जो चमन शहर है उसके बीच में ये चौकी है जहां पर तालिबान ने कब्जा किया है और अपना झंडा लगाया है। अभी शो से पहले आप कह रहे थे कि आपने एक लेख लिखा है, और उस लेख में जो आगे तालिबान कर सकता है उसके बारे में आपने आशंकाएं व्यक्त की हैं। तो जिस तरह की घटनाएं वहां आ रही हैं, जिस तरह की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह की बर्बरता तालिबान की तरफ से हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे अमजद भाई? बहुत शुक्रिया जोई साहब। सबसे पहले तो ये जो स्पिन बोल्डक है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग है, और ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक बॉर्डर क्रॉसिंग है। इस के ऊपर बगैर पाकिस्तानी सेना की मदद के तो कब्जा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और फिर जैसा आप बता रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर अपना झंडा भी लगा दिया, तो वो सारे हैं, वो इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं सब। इस वक्त तो पेशावर में और दूसरे शहरों में भी जहां जहां पे तालिबान या आईएसआईएस के लोग हैं, वहां तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में वो मोटरसाइकिलों पे जुलूस निकाल रहे हैं और सफेद वो झंडे तालिबान के लेकर जो है वो शहरों में गश्त कर रहे हैं, खासतौर पर पेशावर सिटी में। हालात बहुत खराब है। और मुझे याद है कि जब ये तालिबान का शुरू हुआ था मसला, और ये इन्होंने एडवांस से शुरू की थी, अभी मेरा ख्याल एक दिन ही हुआ था, आप ही के प्रोग्राम में जनरल सिवाज जी ने बोला था और एम्फसाइज दिया था कि जो अफगानिस्तान की सरकार है वो बगैर एयर सपोर्ट के वो इस एडवांस को नहीं रोक पाएगी। उस वक्त मैंने शायद इसकी मैंने एग्री तो किया था, लेकिन इसकी अहमियत जो है उस पर मैं इतना मैंने गौर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया ये भी बात कर रही है कि अफगानिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है एयर सपोर्ट। तो सबसे पहले तो जाहिर है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ जनरल साहब को, और मुझे फख्र है कि वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और इतने, मतलब जाहिर है वो एक फौजी हैं और फिर इतने ट्रेन हैं, उनको मिलिट्री स्ट्रेटजीज का, वॉर स्ट्रेटजीज का मुझसे या आपसे ज्यादा इदराक। तो सबसे पहले तो ये कि उनका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए इस वक्त अशरफ गनी जो पॉलिसी अपना रहा है वो है डिफेंसिव पॉलिसी। वो अब इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमने काबुल को जो है वो बचाना है। तो काबुल को बचाएंगे कैसे? अगर काबुल का मुहासरा हो जाता है तो फिर काबुल कैसे बचेगा? 1 महीना बचेगा, 6 महीना बचेगा, तो वो तो गिर जाएगा काबुल। और अगर काबुल गिरता है तो मैंने जो आज इसका आपने जिक्र किया, वो लिखा है मैंने, आर्टिकल भी भेजा है मैंने, वो शायद कल या परसों छपेगा। उसका टाइटल ही ये है, तालिबान नेक्स्ट स्टॉप काबुल, कश्मीर, केरला। देखिए सबसे पहली बात जो है वो हमें ये सोचने की है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इसने अपनी प्रॉक्सी तैयार की हुई है, कश्मीर में भी, केरला में भी, और जगहों पे भी। और जाहिर है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये भी उनकी प्रॉक्सीज हैं। ये जितना मर्जी तालिबान के बारे में लोग कहें कि जी वो पाकिस्तान की नहीं सुनेंगे, ये भी एक जो है ना डिसेप्शन है कि ये तासुर देना कि तालिबान जो है वो कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तालिबान इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, और तालिबान पाकिस्तानी फौज की मदद के बगैर चल ही नहीं सकती। उनके कोई इनकम के ऐसे रिसोर्सेज, वेपन हासिल करने के रिसोर्सेज नहीं है। तो वंस गॉड फॉरबिड अगर काबुल भी फॉल हो जाता है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो दोबारा से कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी जो है उसको रीलॉन्च करेगा, और बड़े बुरे तरीके से रीलॉन्च करेगा। पाकिस्तान ने भी हमें डिसीव किया। पाकिस्तान ने 25 फरवरी को हमारे साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया, डीजीएमओ की मीटिंग हुई, तय हो गया सीज फायर होगी। उसके
बाद उन्होंने उस सीज फायर की आड़ में अपनी फौजें रीडिप्लॉय की हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। और इस दौरान उन्होंने सीज फायर के बावजूद इंडिया को इंगेज रखने की कोशिश की है, छोटी छोटी घुसपैठ करके सियालकोट के तरफ से और लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से ड्रोन भेज के, ताकि इंडिया जो है उसका फोकस लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू कश्मीर पर ही रहे, और इस दौरान जो है ये खामोशी से अपना काम करते जाएं, और वो काम वापस हैं। ये फिर कश्मीर तक नहीं रुकेगा, ये फिर केरला में जो इनके इस वक्त स्लीपर सेल है तालिबान के, और बड़े आप गूगल करके देख लें तालिबानाइजेशन ऑफ केरला, तो कई उसमें आर्टिकल्स हैं जिनमें इसकी तफसीलात मौजूद है। तो ये केरला के जो स्लीपर सेल्स हैं इनको भी ये रीएक्टिवेट कर सकते हैं, और उनको फिर ये सिर्फ केरला में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जो है जिहादी टेररिस्ट एक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को ये स्ट्रेच करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त। और आज अफगान गवर्नमेंट ने और अफगान के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उन्होंने बाकायदा ये अपील की है कि हमें तैयारे चाहिए, फाइटर जेट चाहिए, गनशिप हेलीकॉप्टर्स चाहिए। तो अब इंडिया एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में है। इंडिया अगर इस मौके पे, जो कि एक किस्म का अफगानिस्तान की तकदीर का डिसाइसिव मोमेंट है, अगर वो साइड लेता है किसी की भी, बात करें अशरफ गनी की साइड लेता है, तो इंडिया अपने आप को एक्सपोज कर देता है अफगानिस्तान में कि तालिबान जो है वो इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करेंगे और इंडियंस को टारगेट करना शुरू करेंगे। और 3 बिलियन से ज्यादा की इंडिया की इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी बड़े खतरे में चली जाएंगी। शायद इसीलिए हम सुनते हैं कि इंडिया जो है बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए तालिबान से बातचीत कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सांप के साथ बातचीत नहीं कर सकते। ये ऐसे बिच्छू हैं, इनके साथ बातचीत नहीं कर सकते इनके साथ। और ये बातचीत देखें ना, ये बातचीत हमें कहते हैं करें अफगानिस्तान में, साथ बातचीत कर रहे हैं, रूस में भी कर रहे हैं, ईरान में भी कर रहे हैं, दोहा में भी कर रहे हैं, और साथ ऑफेंसिव भी कर रहे हैं। ये कैसी बातचीत है? बातचीत उस वक्त होती है जब आप शांत हो जाएं, हथियार रख दें और जंग बंद करें, और फिर बातचीत हो। और फिर अगर वो नहीं हल होता उससे, तो आप फिर दोबारा जंग की हालत में चले जाते। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया को बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। ये अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी जा रही है, इसकी जीत और हार का जो फैसला है, वो आने वाले दौर में भारत के अंदर इस्लामिस्ट जो रिसर्जेंसी है जिहादिज्म की, उसके साथ डायरेक्ट मैं इसको देखता हूं कि ये लिंक्ड है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और जो लास्ट बात कही है अमजद भाई ने, जनरल साहब, कि भारत की कोई भूमिका ऐसे में हो सकती है कि अफगानिस्तान में वार सिचुएशंस में, जबकि आपने खुद भी कहा, इन्होंने भी आपको इसके लिए आपकी तायद की कि आपने काफ़ी समय पहले ये बात कह दी थी कि अफगानिस्तान को इस समय एयर सपोर्ट की ज़रूरत है, वो चाहे अमेरिका दे या कोई और दे। उस सिचुएशन में वो तालिबानियों के इस ये जो नंगा नाच चल रहा है इस समय, उस पर अंकुश लगा सकते हैं। तो क्या इन सिचुएशंस में भारत किसी तरह का कोई रिस्क ले सकता है, खतरा ले सकता है? और अगर वो एयर सपोर्ट देने के बारे में सोचे, जिसकी मैं, जहां तक मुझे जानकारी है या मेरी समझ है, इसकी गुंजाइश मुझे लगता है कि 10% भी नहीं है, तो क्या भारत इस तरह का रिस्क ले सकता है, इस तरह का खतरा ले सकता है? देखो चौधरी साहब, एक बात तो सच है, डॉक्टर मिर्जा साहब भी सही बोल रहे थे अभी, कि अगर अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको एयर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो उसको लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तालिबान के अगेंस्ट, क्योंकि तालिबान के जो हैं तो 17,000 फाइटर, और जो अफगान आर्मी है वो 3 से 4 लाख है, मगर हथियार ऑलमोस्ट बराबर हैं, और किसी हद तक उनका थोड़ा मोराल हाई है और वो गुरिल्ला वारफेयर कर सकते हैं, लड़ते रहे हैं। मगर जो भी अमेरिका का पलड़ा भारी था, वो वजह थी एयर सपोर्ट और एयर पावर। जो ड्रोन और यूएवी से उन्होंने हिट किए हैं टारगेट तालिबान के, वो काबिल तारीफ थे। अब वो अगर एयर सपोर्ट उसके पास नहीं है अफगानिस्तान के पास, तो फिर उसको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी जो अमेरिका है पूरी तरीके से बाहर नहीं गया है।
मानते हैं बागराम जो है वो एयरफील्ड उन्होंने वेकेट कर दी है, अभी भी उसके अंदर क्षमता है, वो एयरपोर्ट दे सकता है। अभी जॉर्ज बुश ने जो बोला है वो एक सिखलाई होनी चाहिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। आपने 20 साल एक को पाला पोसा और एक दिन आप उसको बिल्कुल छोड़ के चले गए, आपने उसको नंगा कर दिया, आपने उसको कोई मदद नहीं की, आपने वो प्रिपेयर नहीं किया जो अपने जो अफगान फोर्सेस को मेंटली साइकोलॉजिकली आपने ट्रेन करना था। आपने एयर सपोर्ट तो देनी ही देनी है। अगर अमेरिका एयर सपोर्ट नहीं देगा तो अफगान आर्मी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं कहता हूं दूसरा उनको देना पड़ेगा फाइनेंशियल सपोर्ट। आज तालिबान को बहुत पैसा कलेक्ट हो रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसके ऊपर लगा हुआ है जोरों से, पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी है, जैसे डॉक्टर मिर्जा साहब बता रहे हैं, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। आज की तारीख में ये ओपन हो गया है। तो ऐसे में अगर अफगानिस्तान को आप ऐसी छोड़ के जाओगे तो फिर वो बहुत बड़ी दुख की बात है, फिर एक विडंबना है। तो अभी भी अमेरिका को करना चाहिए एयर सपोर्ट दे, या तो किसी और देश से उसके एयरफील्ड बनाए, या पाकिस्तान तो उसको नहीं देगा। मैं मानता हूं आज की तारीख में कोई भी एयरफील्ड, ऐसे में वो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रखे अरेबियन सी में, वहां से एयर सपोर्ट दे। अभी बातचीत आती क्या कोई और दूसरा देश दे सकता है। अगर आप देखें कि दे कौन कौन सकता है और क्या वो दे सकते हैं या ना दे सकते। एक है रूस, एक है चीन, एक है ये सेंट्रल एशियन स्टेट, एक है भारत, एक है ईरान। ये ही जो कंट्रीज हैं, किसी हद तक टर्की। क्या रूस इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसने देख लिया 89 में क्या हुआ था। तो वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ, भारत के साथ मिलकर कुछ करना चाहेगा, मगर वो अभी इस लड़ाई के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। तो वो मुझे नहीं लगता करेगा। क्या चीन इन्वॉल्व हो? चीन तो चाहता ही तालिबान को आना देना चाहता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तो एक गठबंधन है, तो चीन और भी नहीं चाहेगा। क्या ईरान कर सकता है? अब ईरान की जो काबिलियत है वो इतनी नहीं है, ईरान नहीं कर पाएगा। और ईरान भी बिल्कुल क्यों मोल लेगा अपनी जो एक प्रकार से दुश्मनी तालिबान से, तो वो भी नहीं करेगा। जो भी देश करेगा वो तालिबान के से दुश्मनी लेगा। और सबको पता है, राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर, की तालिबान किसी हद तक आ जाएगा, या तो अकेला या मिलके। तो मुझे नहीं लगता ये कंट्रियां कोई भी हेल्प करेगी। अभी आ गया भारत पे, क्या भारत कर सकता है? भारत चाहेगा मगर कर नहीं सकता, क्योंकि भारत को भी ये महसूस हो रहा है कि अगर उसने किसी हद से अफगान गवर्नमेंट की आउट ऑफ वे जाके हेल्प की, इसका मतलब एयरपोर्ट का मतलब यह है कि आपके हवाई जहाज वो एक प्रकार से अफगान नेशनल आर्मी की सपोर्ट में करें। उसके लिए आप पाकिस्तान से उड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका जो है आपको ईरान के इलाके से ले जाना पड़ेगा। मगर भारत नहीं कर सकता। भारत अगर ऐसा करेगा तो वो तालिबान से दुश्मनी ले लेगा। ऐसे मौके में भारत एक प्रकार से न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है, उसको पता है कि क्या होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत की क्षमता है, मगर डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इट विल बी अ सुसाइड अगर वो ऐसा करता है। तो ऐसे में एक ही देश है और दूसरा नेटो की कंट्रीज हैं जो अभी भी इसको मदद दे सकती हैं और देना चाहिए। क्या 20 साल आपने बिल्कुल गवा दिए? जो 20 साल के अंदर डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान में, वो जीरो हो जाएगी अगर तालिबान आ गया। उसका नमूना तो देख लिया, जो जून के महीने में जब उन्होंने 22 जो कमांडोज को मार गिरा। तो मुझे नहीं लगता तालिबान चेंज है। तो ऐसे में मुझे लगता भारत की सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक है। भारत किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, मगर यह पक्का है कि भारत जो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट दे सकता है अफगान गवर्नमेंट को दे रहा है, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। अब भारत चाहता है कि जो अफगान गवर्नमेंट जचे, मगर उसके लिमिटेशन है। आउट ऑफ वे जाके वो एयरपोर्ट मुझे नहीं दे सकता, ना वो बूट्स भेज सकता ऑन ग्राउंड, ना वो एयरपोर्ट दे सकता, क्योंकि दोनों में उसको जो है एक प्रकार तालिबान और किसी हद तक मुस्लिम वर्ल्ड भी के अगेंस्ट हो सकता है। तो ऐसे में भारत की जो है मुझे लगता है ऑप्शन लिमिटेड है। और भारत का तो एक ही है कि वो सिचुएशन को रखे और दोनों तरफ रखे और अपना जो है ऑप्शन इवन जो तालिबान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी जैसे कर रहा है उसको करे, क्योंकि
अगर बाई चांस तालिबान आ जाता है तो ये ना हो कि जो $3 बिलियन का आपने इन्वेस्टमेंट किया वो जीरो हो जाए, क्योंकि चाहे वो स्टेडियम है आपकी या आपका पार्लियामेंट हाउस है, आपने ब्रिजेज बनाए हैं, आपने हॉस्पिटल बनाए हैं, आपने स्कूल बनाए हैं, वो सब बराबर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है चाबार, जो चाबार वाला आपका है खटाई में पड़ जाएगा, जो जिसके ऊपर आपने करीब $1.5 बिलियन लगाया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता नहीं कि भारत की कोई ज्यादा ऑप्शन है। भारत तो यही चाहेगा कि अफगान की गवर्नमेंट सरवाइव करे, अफगान आर्मी फाइट करे और अफगान आर्मी को मदद दी, और मदद देने की मुझे लगता है जिम्मेवारी है तो अमेरिका की और नेटो कंट्री की। वो दे भी सकते हैं और देनी भी चाहिए। चौधरी साहब, बहुत अहम बातें आपने कही हैं। अमजद भाई, क्या अमेरिका और नेटो सेनाएं क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं? क्या एक बहुत बड़ी गलती कर रही हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में वो अफगान के नागरिकों को, और हम सब जानते हैं कि अतीत क्या रहा है तालिबान का, किस किस तरह के अत्याचार वो करते रहे हैं और कर सकते हैं। अमेरिकन और नेटो सेनाओं के जाने के बाद तो वो जुल्म की सारी इंतहा क्रॉस कर सकते हैं। मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बयान आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। जर्मन न्यूज प्रसारक डाइचे वेले से उन्होंने बातचीत की है और उनका ये कहना है कि अफगान महिलाएं और लड़कियां अकथनीय क्षति का सामना करने जा रही हैं, मतलब जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप बता भी नहीं सकते, इस तरह के अत्याचारों का वो सामना करने जा रही हैं। ये एक गलती है क्योंकि इसके बहुत बुरे परिणाम सामने आएंगे। मैं दुखी हूं, मैंने और लोरा ने अफगान महिलाओं के साथ लंबा समय गुजारा है और वे इस समय डरी हुई हैं। मैं दुभाषियों समेत उन सभी लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नेटो सेनाओं की मदद की है। ऐसा लगता है कि वे लोग बेहद बर्बर लोगों यानी तालिबान द्वारा मार दिए जाने के लिए अकेले रह जाएंगे। बहुत अच्छा। ये जॉर्ज बुश का बयान है। मैंने देखा इंटरव्यू, मैंने जर्मन टीवी पे भी आया था, मैंने सारा देखा। देखिए, जब आपको याद होगा जब ये अफगानिस्तान में फौजें गई और सारा इन्होंने तबाह बर्बाद वहां पे किया तालिबान को, तो उसके बाद जॉर्ज बुश लिखते हैं कि मैंने लौरा को पूछा कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, तो हम निकले अफगानिस्तान से। तो लौरा बुश ने कहा कि नहीं, क्योंकि लौरा बुश जब वहां गई तो उन्होंने जो वहां महिलाओं की हालत देखी, उन्होंने जॉर्ज बुश को कहा कि अब हम ये अफगानिस्तान को आजादी, प्रॉपर आजादी जो है वो दिलाएंगे। और उन लौरा बुश ने जितना काम अफगानिस्तान में औरतों के लिए किया है शायद ही किसी ने किया हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है वो देख के बड़े दुखी होंगे। लेकिन आपके सवाल की तरफ लौटते हैं कि क्या नेटो और अमेरिका इस वक्त में जो कर रहे हैं, क्या ये क्रिमिनल क्राइम है? देखिए, मेरा एक अपना जाती असूल है, जब भी मैं क्राइसिस में आता हूं तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता। मैं उस वक्त क्राइसिस के अंदर जब फंसा होता हूं तो मैं ये नहीं कहता इसका कसूर है, उसका कसूर है, हालात का कसूर है, किसी दोस्त का कसूर है या मेरी बीवी का कसूर है। मैं उस वक्त स्ट्रेटेजी सोचता हूं कि अब इस क्राइसिस से कैसे इसको स्टॉप किया जाए और इसमें से निकला कैसे जाए। मैं फिर अपनी ताकत देखता हूं, अपनी जो भी क्राइसिस के मुताबिक मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं। उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल आता है, उसके बाद फिर स्टेज आती है जब आप बैठ के एनालिसिस करते हैं, हाँ भाई ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई जो मैं क्राइसिस में फंसा। फिर आप देखते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। इस वक्त ब्लेम गेम जो है ना वो बड़े डेंजरस है, क्योंकि वो ब्लेम शिफ्ट करेगी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अब वो जा चुके हैं या जा रहे हैं। हम बाद में ये बात तय होगी, तारीख इतिहास ये तय करेगा कि इन्होंने जुर्म किया था या इन्होंने जुर्म नहीं किया था।
इस वक्त हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे जनरल साहब फरमा रहे हैं, कि हम नेटो और अमेरिका और जो कोई भी इस वक्त इन्वॉल्व था अफगानिस्तान की जंग में, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, इन सब को ये चाहिए कि हम इनको अपील करें कि भाई आप वहां पे सपोर्ट करें, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बचाएं। नंबर 1 तो ये हमारी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पॉलिसी होनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वॉर। लेकिन दूसरा हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं अशरफ गनी की जगह पे हूं और मैं अफगानिस्तान का सदर हूं और मेरे ऊपर एक हमसाया मुल्क ने एक प्रॉक्सी के जरिए हमला किया है, मेरी गवर्नमेंट पे हमला किया, मेरी जमीन पे हमला किया, और अब तो उनके वाइस प्रेसिडेंट या फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट साले, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि जी पाकिस्तान इसके पीछे है, कोयटा और पेशावर में एंटी टेररिस्ट सेल से बैठ के वो कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारा असला दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो अब तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, जिसका मतलब ये है कि बाय डूइंग दिस पाकिस्तान हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मैं अशरफ गनी की जगह हूं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और मैं उसमें अपनी कौम को खिताब करूं और मैं उनको ये बताऊं कि इस तरह से पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है थ्रू देयर प्रॉक्सीज, लिहाजा मैं पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। हम अफगानिस्तान के साथ जंग का ऐलान करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया हमारे ऊपर। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, मैं पूरी अवाम, जितनी जनता है ना, मैं ऑर्डर कर दूं कि सब जनता में असला जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये जो पैची रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, बदख्शां में लोग उठ गए, हेरात में लोग उठ गए, इससे काम नहीं बनेगा। तालिबान के खिलाफ उठ गए जो, ये जब तक हम हर एक अफगान को मुसल्ला नहीं करते, क्योंकि मेजॉरिटी अफगानिस्तान की जो है ना 90% से भी ज्यादा जो अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो तालिबान के सख्त खिलाफ है। वो मुसलमान, बेशक मुसलमान हो, नमाजें भी पढ़ते हो, रोजे भी रखते हो, ईद भी मनाते हो, लेकिन वो लिबरल सोसाइटी चाहते हैं। वो औरतें, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां या उनकी औरतें जो है वो घरों में कैद हो, उनके साथ जुल्म हो, समझ आई, उनको दाढ़ियां रखनी पड़े, जो ना रखे तो उनको कोड़े मारे, यू नो। तो अवाम को मुसल्ला करना बहुत जरूरी है सब। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि इस जंग को खाना जंगी में बदल दें, नंबर 1। नंबर 2, एक्सटेंड द बॉर्डर्स ऑफ द वॉर। इसको ले जाए, ये स्पिन बॉर्डर जो है यहीं से इसको ले जाए चमन के रास्ते बलोचिस्तान में। ऑलरेडी बलोचिस्तान में जंग हो रही है, रोज मर रहे हैं वहां पे फौजी। उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, जैसे ब्रिटिश फोर्सेस ने और एलाइड फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रेंच पार्टिजान्स के साथ लिएजॉन किया था, और उनके साथ मिलकर, जैसे हमने, भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए जो मुक्ति बानी थे उनके साथ हमने लिएजॉन किया। हमें कोई पता था ढाका में कहाँ है रास्ता और क्या है, वो तो मुक्ति बानी हमें ले लेके गए अंदर बांग्लादेश की आजादी के लिए। ये बहुत जरूरी है। अगर ये ना करना जो है, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, आपने कहा जुल्म, क्राइम, ये ना करना इस समय, ये ना करना, ये एक मुजरमाना गफलत होगी अशरफ गनी की, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी जिसके लिए उसको माफ नहीं किया जा सकता, किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। और उसमें फिर ये है कि सबकी जीत, इंडिया की भी जीत है, हम सब परेशान है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। क्यों? हर मुल्क इस वक्त पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में कि हम पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो भाई पॉलिटिकली करेक्ट करते करते गर्दन ना कटवा देना। अमजद भाई ने जो बातें कही हैं जनरल साहब, वो तो बहुत ही कहना चाहिए कि हकीकत के नजदीक है। और इससे अपने पहले वक्तव्य में जो उन्होंने बात कही थी और जिस चीज का उल्लेख अपने लेख में करने जा रहे हैं या किया है, जो प्रकाशित होने वाला है, कि अभी मामला यहीं तक नहीं है, कश्मीर और केरला तक भी पहुंच सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे जनरल साहब? भारत को किस तरह की तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि खतरा तो है।
बिल्कुल खतरा है चौधरी साहब, ये खतरा तो हम बार बार बोलते जा रहे हैं, और ये मिर्जा साहब ने भी पहले भी बोला था और मैंने भी इस बात को बताया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम भूल जाते हैं ये जो 60-70 अफगान के अंदर जो तालिबान लड़ रहा है उसमें 3-4 हजार से ज्यादा, कहीं फिगर 6-7 और 8 हजार तक बता रहे हैं, उसके अंदर लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं और कुछ पाकिस्तान के भी जो रेगुलर सोल्जर हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी हैं। तो ऐसे में सच्चाई ये है कि कल को तालिबान का रूल आ जाता है और ये जो 7 से 8 हजार के करीब आतंकवादी हैं, ये इनके अंदर अल कायदा भी मिलके और इस्लामिक स्टेट भी मिलके इनका मुंह मोड़ा जा सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के होते हुए जम्मू और कश्मीर में। ये एक डर तो बहुत ज्यादा सच डर है। ये अलग बात है कि भारत की जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एक पुख्ता है, हम तैयार हैं, मगर ये एक सच्चाई है, ऐसा हो सकता है और हम ये सोच के चलें कि ये होगा और तभी हम इसको रोक सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात बड़ी अच्छी बताई आज की तारीख में, अगर आप देखो एक मॉड्यूल पकड़ा गया था लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर 2 को पकड़ा गया, जिसके अंदर एक प्रकार आईडी थी और डेटोनेटर थे, हथियार थे, एक बहुत बड़े क्राइम को वो करना चाहते थे 15 अगस्त से पहले। वो तो एक ट्रेलर है, बहुत बड़ी पिक्चर क्या है, आज की तारीख में बहुत ज्यादा स्लीपर सेल है भारत के चारों तरफ, और वो केरला से लेके आपके कश्मीर तक हैं और वो उनको ये एक्टिवेट कर सकता है। आईएसआई के हाथ बड़े हैं, तो इसलिए इनको काउंटर करने के लिए भारत की जो एनआईए है और जो स्टेट एजेंसीज और जो अभी सेंट्रल एजेंसी हैं इंटेलिजेंस, उनके अंदर अच्छा तालमेल है। और ये अच्छी बात है कि लास्ट 7-8-10 साल में कोई बड़ा हादसा नहीं होने दिया, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि इनके अंदर तालमेल है। मगर ये सच्चाई है कि ये स्लीपर सेल हैं और इनको हमने धीरे धीरे टारगेट करना है। तो ये सच्चाई है। अगर तालिबान आता है और सिचुएशन खराब होती है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है अफगानिस्तान में, तो ये 6 से 7 हजार जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के भी कुछ आतंकवादी हैं, वो भारत के जम्मू और कश्मीर की तरफ आ सकते हैं। ये सच्चाई है और इसके लिए हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा आने वाले समय में। चौधरी साहब जी जी जी। और अंत में मैं अमजद भाई ये जानना चाहता हूँ, एक बीबीसी में एक लेख छपा है राघवेंद्र राव का, और उन्होंने कहा है कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो जाता है मुकम्मल तौर पर, तो कई ऐसे देश हैं जिनकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। इनमें चीन भी है, जिसका शिनजियांग प्रांत की सीमा लगी हुई है अफगानिस्तान से। इनमें रूस भी है, रूस को ये डर रहेगा कि जो मध्य एशियाई देश हैं वहां तक भी तालिबान घुसपैठ कर सकते हैं, उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। भारत की चिंता उन्होंने जाहिर किया है इस लेख में, जिसका उल्लेख हम लोग अभी डिस्कशन में कर चुके हैं, जनरल साहब भी और आप भी, कि भारत का वहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि 2611 किलोमीटर की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से लगी हुई है और उसकी भी चिंताएं हैं, खास तौर से तहरीक तालिबान को लेकर के उसकी चिंताएं हैं। इसके अलावा इस लेख में उज्बेकिस्तान का जिक्र है, ताजिकिस्तान का जिक्र है, कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का जिक्र है, और जो शंघाई सहयोग संगठन है उससे रिलेटेड जो देश हैं उनको लेकर के भी इस लेख में चिंता जाहिर की गई है। तो किस तरह के खतरे इन देशों को आप देख रहे हैं अगर तालिबान का अफगानिस्तान पर, वहां की सत्ता पर मुकम्मल कब्जा हो जाता है? सबसे पहले तो ये कि चाइना को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने तालिबान से ये गारंटी ले ली है कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसको ना वो सपोर्ट करेंगे, ना उनका कोई दफ्तर खुलेगा वहां पे, और ना ही वो उधर मुसलमानों के लिए, वो तो उनकी डील हो चुकी है। इसीलिए लास्ट वीक जो है तालिबान ने कहा था कि चीन जो है, पता नहीं हमारा दोस्त है कि क्या, इस किस्म की स्टेटमेंट भी आई। अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। ये 1980s की बात है, मैं नया नया उस वक्त डॉक्टर बना था, 84 के बाद की बात है, 80 बल्कि 88 की बात है, और प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी, प्राइवेट प्रैक्टिस, और साथ जर्नलिज्म मैं कर रहा था। जब अखबार होता है पाकिस्तान बड़ा मशहूर, उसके मैं एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल लिखा करता था। तो
मैंने इंटरव्यू किया हनीफ रामे साहब का। हनीफ रामे साहब जो है ये 1970s में भुट्टो गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर रहे थे पंजाब के। तो इनका मैंने टाइम लिया, मैं इनका इंटरव्यू करने गया और उस वक्त अफगानिस्तान की सूरत के ऊपर मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था। तो अभी अफगानिस्तान से फौजें गई नहीं थी रूस, तो उन्होंने इंटरव्यू देते देते वो कहने लग गए कि देखें ये तालिबान अफगानिस्तान जो है यहाँ से रूस चला जाएगा तो हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया तक खुल जाएगा, और ये जो सेंट्रल एशिया की मुसलमान रियासतें हैं इनकी आबादियां देखें कितनी हैं, अफगानिस्तान की इतनी, पाकिस्तान की इतनी, तो हमारा ये पूरा ये जो है ये किस्म का डिफेक्टो पाकिस्तान बन जाएगा और हमारी ताकत बन जाएगी। अच्छा, मैं घर आया सोचना शुरू किया, मैंने कहा ये पर्सपेक्टिव कैसा पर्सपेक्टिव दिया, इससे बड़ा डेंजरस पर्सपेक्टिव है। तो कहने का मकसद ये है कि खतरा सेंट्रल एशिया की अवाम को है और खतरा रूस को है, और सबसे बड़ा खतरा इस हवाले से जो आप बयान फरमा रहे हैं यूरोप को है। यूरोप को खतरा है क्योंकि ये यहाँ पर इनके, जिस शहर में मैं रहता हूँ ग्लासगो में, इनके स्लीपर सेल भी हैं और इनके जिंदा सेल भी काम कर रहे हैं। खुले आम कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मुसलमानों का वोट है यहाँ पे, तो इसलिए उनको इजाजत है, वो कर रहे हैं अपना काम। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, और इसको अब देखना यह पड़ेगा कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। मेरा जाती ख्याल यह है कि काबुल फॉल नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इट्स वेरी हार्ड टू टेल एट दिस मोमेंट। हालत जंग में ये बताना बहुत मुश्किल है अगर आपको दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा ना हो कि भाई आर वी गोइंग टू विन दिस बैटल और नॉट। वी माइट लूज द बैटल बट वी विल नेवर लूज द वॉर। द वॉर विल कंटिन्यू until we eliminate and eradicate each and every jihadi from the face of the earth। बहुत अहम बातें आपने कही है जनरल साहब। क्या सारी समस्या की जड़ पाकिस्तान नहीं है? और क्या दुनिया ये नहीं जानती है कि ये सब पाकिस्तान का किया धरा है? तो पाकिस्तान की मुश्कें क्यों नहीं कसी जा रही हैं? पाकिस्तान काबू में क्यों नहीं आ रहा है? पाकिस्तान को ही क्यों नहीं तोड़ ताड़ करके सारी चीजों का हल निकाल लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, ये तो आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनो। जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और दूसरा उन्होंने बताया 33 बिलियन डॉलर पैसा दे चुका है अमेरिका पाकिस्तान को, और वो सारा पैसा तालिबान के पास गया है जो अमेरिका से लड़ रहा है। तो एक प्रकार से ये सच्चाई है कि ये अफगानिस्तान की स्थिति आज इतनी खराब क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान का जो आईएसआई है, वो नेगेटिव रोल प्ले किया है। और जैसे जैसे बात खुल रही है कि अगर आप कह रहे हो कि अमेरिकन जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में छोड़ के जा रहे हैं, और नेटो थी कि उन्होंने शांति क्यों नहीं लाई, तो इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि पाकिस्तान ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया, जिसका आप बार बार ये बता रहे थे कि भी पाकिस्तान कह रहा था हम जो आपके साथ हैं जिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, उसका जो कि अल कायदा का सबसे बड़ा लीडर है उस्मा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में मिला अबोटाबाद में। तो ऐसी देश पे कौन विश्वास कर सकता है? तो सच्चाई है, अमेरिका को भी मालूम है कि पाकिस्तान पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। और जो स्थिति आज अफगानिस्तान की है उसका 50 से 60% रीजन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है समझ नहीं रहा, क्योंकि वो टेररिज्म में और फैलता जा रहा है, और उसको ये नहीं पता लगा कि जिस आग के साथ वो खेल रहा है वही आग उसको जला देगी। क्योंकि जो आप बात कर रहे हो क्या पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान अपने वेट से टूटेगा। एक देश जिसके अंदर 120 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, और जिसके आज फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम है, जिसका इन्फ्लेशन रेट 20% से ज्यादा है, और जहां खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, और वो टेररिज्म लड़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को खुद लगेगा जब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान बढ़ता जाएगा और मिलिटेंट ग्रुप। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ट्रेलर दिखा दिया है, एक ऑफिसर 12 जवान, और आज
करीब करीब 9 चीनियों को मार दिया है, तो वो तो अफगान तालिबान की बात नहीं सुनने वाले। तो मुझे लगता है कि सच्चाई है कि अगर आप पूरी सिचुएशन को समझें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इलाके की है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कैसे उसकी नस्ल को खींचा जाए ये एक म्यूट क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जिसने हर पड़ोसी देश को तंग किया हुआ है, चाहे वो भारत है, चाहे अफगानिस्तान है, किसी हद तक ईरान भी है, और पहले रूस के साथ भी ऐसा ही था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान विल बिकम विक्टिम ऑफ इट्स ओन डूइंग, और ये जिस प्रकार से इसने अफगानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल प्ले किया है, तो अभी आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बाकी मिलिटेंट ग्रुप वो छा जाएंगे पाकिस्तान में। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है पाकिस्तान अपने वेट से ही अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, भारत को उसके कोई करने की जरूरत नहीं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों महानुभावों का, दोनों विद्वानों का। और आप दोनों ने अफगानिस्तान की जो सिचुएशंस हैं, अफगानिस्तान से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, यहाँ तक के मध्य एशिया, और आज मिर्जा साहब ने कहा कि यूरोप तक को खतरा है, तो बहुत बड़ी सिचुएशंस वहाँ क्रिएट हो रही हैं। चिंताएं पूरे एशिया की नहीं बल्कि यूरोप तक की बढ़ती जा रही हैं। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब, मेहरबानी मिर्जा साहब, जय हिंद।